ठीक है। तो सच टाइप ऑफ करंट इज नोन एज बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट, जिसका डायरेक्शन आफ्टर सम टाइम रिपीट होता रहे, दैट सच टाइप ऑफ करंट इज नोन एज व्हाट अल्टरनेटिंग करंट। अब ये जो रिपीटिशन का पैटर्न है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो स्क्वायर वेव के फॉर्म हो सकता है, ट्रायंगुलर वेव के फॉर्म हो सकता है, साइनोसाइडल वेव के फॉर्म हो सकता है, किसी की फॉर्म में। आपके लेफ्ट साइड में देख सकते हैं आप, ये फिगर मैंने आपकी कॉपी कर रखा है। यू कैन से दिस इज अ डीसी करंट। डीसी का मतलब देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा एक ही तरफ है। अगर एक साइड को प्लस मान ले, फॉर एग्जांपल मैंने माना कि ऐसे जाएगा तो प्लस है, और करंट लेफ्ट टू राइट जाएगा तो माइनस मान ले। प्लस माइनस बेसिकली क्या शो कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, कैन एनीवन टेल मी, आर दे शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट बेसिकली? जी बताइए। अब सवाल यहाँ पैदा होता है, सर अगर करंट के पास डायरेक्ट, अभी तो कुछ दिन पहले आपने बोला था कि करंट के पास करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, तो फिर यहाँ पे तो डायरेक्शन आ रहा है, तो ये क्या चीज होगी? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? यस सर। तो अगर करंट के पास डायरेक्शन होता फिर तो इसको वेक्टर होना चाहिए, लेकिन करंट तो स्केलर होता है। देखिए बेसिकली अगर हम बोले पानी का फ्लो जो होता है एक नदी में या फिर एक पाइप में, अगर आप एक तरफ ऊंचा कर देते हैं तो पानी इधर से इधर जाएगा, और एक तरफ कैसे कर देते पानी इधर से इधर जाएगा। तो बेसिकली करंट भी यू नो दैट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। यस सर। तो यहाँ पे जो मैं डायरेक्शन का बेसिकली मतलब है, उसका मतलब यही है कि व्हेन द करंट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो एक तरफ हाई पोटेंशियल एक तरफ लो पोटेंशियल। व्हेन द करंट इज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो इधर हाई इधर लो पोटेंशियल। ये डायरेक्शन का मतलब यही है कि वो बता रहा है कि किधर हाई है किधर लो है। दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है किसी वायर में, और कोई डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फोर्स की तरह ऐसा नहीं कि फोर्स तो किसी भी एंगल पे किसी भी डायरेक्शन पे लग सकता है, लेकिन करंट किसी वायर में या तो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जाएगा। ओके, तो हमने एक तरफ को प्लस मान लिया, एक तरफ को माइनस मान लिया। अब देखिए पहला वाला करंट डीसी करंट, क्योंकि करंट इसमें ऑलवेज पॉजिटिव है और कांस्टेंट डीसी है। ये भी डीसी है क्योंकि आप देख सकते हैं करंट इसमें भी पूरे टाइम ऊपर ही है, पॉजिटिव ही रह गया। लेकिन ये करंट डीसी तो है क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, इसका अमाउंट कम या ज्यादा हो रहा है ना। आई विल सी इट इज अ पीरियोडिक डीसी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी डायरेक्ट करंट है क्योंकि इसका डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कम होता है यार, इसको वेरिएबल डीसी बोल दिया। इसको एसी बोल देंगे, अल्टरनेटिंग करंट, बिकॉज कुछ समय तक आप देख सकते हैं करंट प्लस साइड में, कुछ समय तक माइनस साइन में। यस और इसको सर। भी एसी बोल सकते हैं। तो बेसिकली एसी डीसी की डेफिनेशन आप समझ गए, व्हाट इज द एसी अल्टरनेटिंग करंट, अ करंट व्हिच चेंजेस its डायरेक्शन is known as alternating current. Current, electric current which changes direction periodically, एक किसी खास पीरियड के साथ वो अपने डायरेक्शन को चेंज करे, तो ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है बेटा। अब अल्टरनेटिंग करंट कई तरह के हो सकते हैं। अगर उसका चेंज साइन, यू नो साइन कॉस का ग्राफ देखा आपने, साइन कॉस का ग्राफ, अगर वो करंट का जो चेंज है वो साइन और कॉस की तरह है तो उसको साइनोसॉइडल एसी बोलेंगे। अगर अगर वो स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म इस तरह है तो उसको ट्रायंगुलर बोलेंगे। स्क्वायर वेव बोल सकते हैं, इसको हम सॉ टूथ वेव बोलते हैं, मतलब एक तरफ इंक्लाइन है फिर अचानक से वैल्यू चेंज हो रही है। और आप देखिए इसको इसने लिखा नॉट एसी, नॉट एसी क्योंकि बिकॉज करंट पूरे टाइम पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये भी एसी नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड जो है ये कम होता जा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता जा रहा है। तो अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन यही है कि इसमें जो मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए वो भी कांस्टेंट। ऊपर देखिए अल्टरनेटिंग करंट, ये अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन समझ लीजिए क्या है, एक ऐसा करंट जो कंटिन्यूअसली वेरी करे मैग्नीट्यूड में और उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाए। यस सर। तो जल्दी जल्दी आप स्क्रीन पे जितने भी फिगर्स हैं इसको जल्दी से कॉपी कर लें ताकि आपको अंदाज पता चल जाए कि अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन बेसिकली क्या है, डीसी करंट इसको बोलते हैं। ठीक है, यस सर। तो आप देखिए अल्टरनेटिंग करंट तो किसी भी पैटर्न में हो सकता है। तो हम जो सिलेबस में जो अल्टरनेटिंग करंट लेके चलेंगे या जो हमारे घरों में अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई होती है
वो जो वेरिएशन होता है वो साइन या कॉस के फॉर्म में होता है, एंड यू कैन से दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसका लॉजिक क्या है, जब आपको हम एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर पढ़ाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है, क्यों साइनोसॉइडल सप्लाई हमारे घर में आती है। प्योरली साइनोसॉइडल तो नहीं होता होगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली साइनोसॉइडल होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें क्या? नो सर, सर अभी नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो होगा हमारे सिलेबस में, हम पूरा चैप्टर इसी इसी अल्टरनेटिंग करंट को लेके चलेंगे। ये हमारे सिलेबस में साइनोसॉइडल करंट का जो वेरिएशन होगा वो साइन और कॉस के फॉर्म में होगा एक दूसरे को, तो उसको हम साइनोसॉइडल एसी बोलते हैं। यस, नोट हो गया क्या? यस सर, हो गया। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट होगा, हम साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट लेके चलेंगे। सर 1 मिनट पहले स्लाइड शो करना। सर ये जो लास्ट वाला है इसको जरा बताना एक बार, लास्ट वाला जो ग्राफ। अच्छा, ये वाला। मिक्सचर ऑफ अच्छा, हाँ, एक्चुअली इसमें क्या हुआ कि हमने करंट एक एसी को और डीसी को जब सुपर इम्पोज कर देंगे तो वो कुछ इस तरह का वैल्यू देना पड़ लगेगा। फॉर एग्जांपल, आपने एक तरफ से एसी सप्लाई दी, एक कांस्टेंट वोल्टेज वाली, ठीक है, एक तरफ हमने कोई फॉर एग्जांपल कांस्टेंट वोल्टेज वाली सप्लाई दी, और एक तरफ से सप्लाई आपने देगी वेरिएबल। तो जब इन दोनों को सुपर इम्पोज करेंगे तो बेसिकली वेरिएशन तो होगा, लेकिन हर पॉइंट पे जो डीसी करंट है वो एसी करंट से ऐड होगा। तो बेसिकली जहां पे दोनों एक ही तरफ है वो तो बढ़ जाएगा वैल्यू, जहां पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो पॉसिबिलिटी ऐसे बनने की है, ठीक है। वो नीचे की तरफ भी बन सकता है, डिपेंड करता है कहाँ पे आप एसी और डीसी के वैल्यू दे कितनी रहे। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारे पास जो सिलेबस में जो वेव है साइनोसॉइडल ये सिलेबस है। आपने क्लास 10th 11th में एसएचएम और ऑसिलेशन वेव्स पढ़े थे? यस सर। याद है कुछ एसएचएम की इक्वेशन? यस सर। एसएचएम की इक्वेशन क्या होगा? बिल्कुल जो एसएचएम की इक्वेशन होती है वही चीज होगी। तो पहले हम बताते कि जैसे आपने एक रेजिस्टेंस लिया, उस पर आपने करंट सप्लाई दिया, वोल्टेज। अब अभी तक तो आप बैटरी से सप्लाई दे देते। बैटरी में क्या होता है, पोलैरिटी फिक्स होती है, एक तरफ हमेशा प्लस होगा, एक तरफ हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। तो ये तो डीसी सप्लाई होगी, और करंट ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। लेकिन अगर आप इसको अल्टरनेटर बोलते हैं या फिर अल्टरनेट या एसी सोर्स बोलेंगे, अल्टरनेटिंग सोर्स, इसमें कुछ अंदर इस तरह से डिजाइनिंग होती है। मैं आपको आगे देखेंगे अल्टरनेटर या जनरेटर का कंसेप्ट। 10th क्लास में आपने एसी जनरेटर डीसी जनरेटर पढ़ा था 10th क्लास में? यस सर। जिसमें पोलैरिटीज रिवर्स होती थी, एक तरफ कभी प्लस बनता था कभी माइनस बनता था। तो ये मान सकते हैं वही अल्टरनेटर है या जनरेटर है। यहाँ पे वोल्टेज इस तरह से सप्लाई होगी तो कुछ देर तक ये वाला प्लस होगा, कुछ देर तक ये माइनस होगा, थोड़ी देर बाद ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये सिलसिला एक खास समय से रिपीट होता रहेगा। मान लेते हैं टाइम पीरियड, आप जानते हैं टाइम पीरियड आफ्टर व्हाट टाइम इट विल बी रिपीटेड। मान लेते हैं टाइम पीरियड 0.1 सेकंड है, तो 0.1 सेकंड तक ये वाला प्लस ये माइनस, फिर 0.1 सेकंड के बाद ये वाला माइनस ये वाला प्लस, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो करंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, रिवर्स होता रहेगा, कभी ऐसे कभी ऐसे। यस सर। सच टाइप ऑफ करंट इज नोन एज बेटा अल्टरनेटिंग करंट। अभी तक आपने जितना भी सिलेबस में पढ़ा, पूरे 4 चैप्टर में आपने एसी का जिक्र नहीं सुना होगा, डीसी ही सुना होगा ना? यस सर। अब एसी, इसके आगे से डीसी अल्टरनेटिंग करंट। तो साइनोसॉइडल एसी में क्या होगा, जो वोल्टेज सप्लाई होगा दैट विल बी नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर V इज इक्वल टू V नॉट ओमेगा टी प्लस 5 V नॉट कॉस। दोनों एक ही बात करेंगे, क्योंकि साइन को कॉस बना सकता हूँ, कॉस को साइन बना सकता हूँ। साइन थीटा को हम कॉस 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, यस सर। और कॉस थीटा को हम साइन 90 प्लस माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो बेसिकली मैं कॉस और साइन को, ये इक्वेशन कहीं और देखी है आपने? ये इक्वेशन एसएचएम में देखी। तो जिसको एसएचएम आता है उसको ये चैप्टर आ जाएगा, ठीक है। तो बस अब इस सारे टर्म्स को समझिएगा, मैं जो समझाने जा रहा हूँ। इसमें ये जो आपने याद करिए 11th क्लास को,
11th क्लास में एसएचएम पढ़ा था आपने, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या फिर मैं सारे टर्म समझाऊंगा और ये अभी आपको याद हो जाएगा, y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाइव। ये इक्वेशन होती थी किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, याद आ रहा है क्या? यस सर। तो इसी तरह मैं बोल सकता हूँ कि जो अल्टरनेटिंग करंट है हमारा ये वाला, ये भी साइनसोडियल क्या सिंपल हार्मोनिक वेव फॉर्म में है क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन के फॉर्म में। ठीक है, यस वहां पे जो 11th क्लास में क्या चीज चेंज मूव होता था, डिस्प्लेसमेंट। एक ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन मीन पोजीशन से राइट और लेफ्ट आगे और पीछे हुआ करता था। यस सर। तो हम इसको एम्पलीट्यूड बोलते थे। एम्पलीट्यूड क्या होता था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एक ऑब्जेक्ट आगे गया, फिर यस पीछे सर। आया, फिर पीछे आया, फिर घूम के फिर आगे गया, और ये सिलसिला चलता रहता था। तो वहां पे पोजीशन चेंज हुआ करती थी किसी ऑब्जेक्ट की। जैसे एक पेंडुलम लिया, एक पेंडुलम ऊपर नीचे हो रहा है तो उसका पोजीशन जो है अपने मीन पोजीशन से कभी ऊपर कभी नीचे कभी मीन पोजीशन से। लेकिन यहाँ पे क्या चीज वेरी कर रही है, 11th क्लास में पोजीशन वेरी कर रहा था, पोजीशन वेरी हो रहा था। यहाँ पे क्या वेरी होगा, वोल्टेज और करंट वेरी। बाकी सारा इक्वेशन बिल्कुल सेम, इक्वेशन बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये बोले ए क्या होता था मेरा, एम्पलीट्यूड। आई होप एम्पलीट्यूड का मतलब आप लोग जानते होंगे, मैक्सिमम वैल्यू। यस सर। ओमेगा को बोलते थे हम लोग एंगुलर स्पीड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या सिंपल फ्रीक्वेंसी बोल सकता हूँ, इसको बोलते क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा का रिलेशन क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है। टी क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया। यस सर। और ये जो होता है हमारा ओमेगा टी प्लस फाइव, ये जो ये पूरा टर्म होता है, इसको बहुत ध्यान से बनाइएगा। ये पूरा टर्म ये कहलाता क्या है, फेज कहलाता है। क्या कहलाता है, फेज। क्योंकि इसकी वैल्यू ही डिसाइड करेगी कि वाई की क्या वैल्यू। अगर मान लो कॉस थीटा, थीटा 90 डिग्री है तो 0 होगा, कॉस थीटा 0 डिग्री है तो कॉस 1 होगा। तो ओमेगा टी प्लस फाइव जो होता है ये क्या रहता है हमारा, ये फेज कहलाता है। फेज एंगल, बेसिकली आप फेज भी बोल सकते हैं और इसको बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लैंग्वेज में एंगल भी बोल सकते हैं। कुछ बेसिक चीजें बताने के बाद फिर हम आपको चैप्टर के अंदर लेके चलेंगे। यस सर। ठीक है, अब आपको साइन और कॉस का ग्राफ तो आता ही होगा। यस कॉस और सर। साइन का ग्राफ, उसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पे इसको नोट कर लिया बेटा आपने। यस सर। अब देखिए अगर हमने ये लिखा फिर से y इज इक्वल टू a साइन या फिर ओमेगा t प्लस फाइव। अगर हम इसको ओमेगा t प्लस फाइव में, ये तो फेज है मेरा, अगर हम t 0 रख दें तो सिर्फ फाइव बचेगा क्या, इसको हम बोलते हैं क्या, इनिशियल फेज। इनिशियल फेज मतलब जब हमारा मोशन स्टार्ट हुआ तो उस समय कितना एंगल बन रहा था, उस समय कितना एंगल बन रहा था। तो फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग दिस, ये क्या है मेरे पास, साइन का ग्राफ बना दिया, y इज इक्वल टू a साइन थीटा। और आपको पता होगा थीटा को हम ओमेगा टी भी लिखते हैं, क्योंकि एंगुलर स्पीड ओमेगा क्या होती है, एंगल अपॉन टाइम। तो थीटा को ओमेगा टी लिख सकता हूँ, थीटा को ओमेगा टी लिख सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं इसी चीज को कहना है, अगर हम कॉस थीटा बनाते हैं, कॉस, तो कॉस का ग्राफ आपको पता है ऐसे शुरू होता है। यस So सर। this will be what, y is equal to a cos theta, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी। ये सब बातें आप जानते हैं ना। ये क्या हो गया, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। ये भी इसका क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। ठीक, टाइम पीरियड क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगेगा दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, ये सारी बात आप जानते हैं। ठीक, यस सर। चलिए अब हम निकालते हैं एवरेज करंट और आरएमएस करंट की बात करें। अगर हमको कोई वोल्टेज दे दे, कि वोल्टेज जो दे दिया है हमारे पास वो वी नॉट साइन ओमेगा टी के फॉर्म में दे रखा है, या फिर करंट जो दे रखा है आई नॉट साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, किसी फॉर्म में दे रखा है, तो इट मींस कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है करंट हमारे सर्किट में, कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है।
तो उसका उसके हम कैसे पहचानेंगे कि उसकी वैल्यू क्या है? कुछ तो चाहिए ना, हमें भाई पूछेगा बताओ करंट क्या है, तो हर मोमेंट करंट इज कंटिन्यूअसली वेरिंग एवरी मोमेंट ऑफ टाइम, और वो वेरिएशन इतना फास्ट होगा कि आपको पता नहीं चलता। ठीक है, जैसे इंडिया में जो एसी सर्किट एसी करंट सप्लाई होता है 50 हर्ट्ज पे होता है। फ्रीक्वेंसी क्या है इंडिया के एसी सप्लाई की? 50 हर्ट्ज। डन। यस सर। यस ठीक है, सर। अब देखिए दो यहाँ पे दो दो चीजें आपको पहले में, सबसे पहले आपको एवरेज वैल्यू निकालना सीखना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज, और एक होगा क्या? आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू बेटा कैसे निकालते हैं? अगर कोई ग्राफ हमको दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आई हैव बीन गिवन एनी ग्राफ, कोई भी ग्राफ दिया y वर्सेस x, और ये ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है। सो एवरेज जो हम निकालते हैं, ये तरीका मैथ्स में आपने पढ़ा होगा शायद, एवरेज हम निकालते हैं टोटल एरिया। नहीं, वो तो एक अलग चीज होती है, वो तो उसके लिए होता है जब पॉइंट्स स्पेसिफिक होते हैं, जब कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है, तो एवरेज हम निकालते हैं टोटल एरिया अपॉन टोटल एक्स। टोटल एक्स मतलब एक्स एक्सिस पे कितने हैं, और एरिया आपको पता है इंटीग्रेशन से निकालते हैं, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा y dx अपॉन ds। ये एवरेज का तरीका याद रखिएगा। तो किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको एरिया एवरेज निकालना हो, तो टोटल एरिया को डिवाइड करके टोटल एक्स, दैट विल गिव यू द एवरेज। और अगला क्वांटिटी जो है वो बहुत ध्यान से देखिएगा, तो ये तो एवरेज हो गया आरएमएस वैल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर। तो याद रखिएगा इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए उल्टा चलते हैं, उल्टा चलेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे फिर उसका मीन लेंगे, और देखिए इसको करने के लिए हमेशा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए उल्टा चलते हैं। पहला स्टेप होगा स्क्वायर कर देंगे उस वैल्यू को, फिर दूसरा स्टेप होगा मीन लेंगे, और फिर तीसरा होगा क्या? रूट लेंगे। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे y का एवरेज निकाला तो पहले y को स्क्वायर कर दिया, फिर मीन निकालना, मीन के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेट करके एरिया निकालते हैं और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है बेटा, समझ में है क्या? पहला क्या है? स्क्वायर कर दिया y स्क्वायर, फिर मीन लिया, स्क्वायर करने के बाद मीन लिया, तो मीन का तरीका क्या? एरिया अपॉन एक्स। एरिया कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन से, और फिर रूट लेना, मतलब इस पूरे को क्या करें आप? अंडर रूट में कर। ये दो वैल्यूज आपको निकालना आने चाहिए, क्योंकि हम बार बार इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, हम इसका बार बार यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक सिंपल सी वैल्यू दूंगा, आप उसका आरएमएस एवरेज और आरएमएस वैल्यू निकालिए। यस सर। ठीक है, चलिए। यस सर। यस सर। यस सर। फॉर एग्जाम्पल, अब ये ग्राफ दिया हुआ कह रहा है कि फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट शोइंग ग्राफिकली। इस करंट एक करंट है, एक करंट वेरिएबल करंट है, कह रहा है इसका एवरेज वैल्यू बताइए 0 से 2 तक। क्या होगा इसका एवरेज? यस सर। बताइए क्या एवरेज। और अभी मैंने आपको एवरेज का तरीका बताया, अगर कोई भी वैल्यू कंटिन्यूअसली वैरी हो रही तो उसका एवरेज कैसे निकालें? एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ द ग्राफ अपॉन टोटल एक्स। एरिया कितना है इसका? ट्रायंगल बना हुआ हाफ बेस, एवरेज आ गया 10, और नीचे कितना? यहाँ से 0 से 2 कितना होगा? एवरेज करंट कितना आ गया? 5 का। तो एवरेज वैल्यू आप समझते ना कि मतलब एक तो क्वांटिटी वेरिएबल हो रही है, जैसे क्लास में हर बच्चे के नंबर अलग आए, लेकिन आपसे पूछा गया कि बताओ एवरेज मार्क्स कितना है, तो वहां पे हम ये चीज यूज करते हैं। ठीक है बेटा, अगर हम ये बोल रहे कि साइन, इसको आगे बढ़ाएं, जो नोट करिए जल्दी से। अगर हम साइन का ग्राफ ले लें, साइन का y इक्वल टू x ले लें,
y इज इक्वल टू साइन एक्स। और साइन एक्स का ग्राफ हम लेके आपसे पूछे कि बताओ ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, एवरेज बताओ 0 से 2 पाई का, एवरेज फ्रॉम 0 to 2 पाई क्या आएगा? 0 से 2 पाई तक एवरेज। तो एवरेज निकालने का तरीका क्या है? ग्राफ का एरिया निकालो, डिवाइड कर दो टोटल एक्स एक्सिस के लेंथ से। तो 0 से 2 पाई तक बेटा जितना ऊपर एरिया उतना ही नीचे एरिया होगा क्या? Yes. Yes, sir. Because you can see this area and this area they are equal. तो ये तो प्लस आ जाएगा, ये क्या होगा माइनस। तो एवरेज क्या होगा? एरिया अपॉन 2 पाई। और क्या ये टोटल एरिया 0 आ रहा है? Yes. क्योंकि जितना ही ऊपर एरिया है उतना ही नीचे। नीचे एरिया है। तो क्या ये 0 आ गया क्या एवरेज वैल्यू 0 से 2 पाई तक? यस सर। Yes, sir. मतलब अगर हम किसी साइन ग्राफ, इसी तरह कॉस का देख रहे हैं, ये तो साइन का है, अगर हम किसी कॉस का ग्राफ दे रहे हैं y इज इक्वल टू cos x, अभी आपको समझ में आएगा cos x का ग्राफ ये होता है 0, ये होता है π/2 और यहाँ पे होता है 2 पाई। अगर इसका भी एवरेज पूछे 0 से 2 पाई के बीच में, तो जितना ऊपर एरिया उतना ही नीचे एरिया। तो क्या इसका साइन और cos का एवरेज वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में Average zero value. है? क्योंकि जितना ऊपर वैल्यू है बड़ी उतनी ही नीचे वैल्यू है, तो टोटल एवरेज वैल्यू क्या आ जाती है? 0 आ जाती है। ठीक है, नोट कर लिया क्या इसको? तो हम कभी भी किसी भी साइन या कॉस ग्राफ का एवरेज 0 से 2 पाई तक का निकालेंगे, या तो 0 से पाई तक का निकालेंगे या फिर पाई से 2 पाई तक का निकालेंगे। यस सर। क्योंकि हम जैसे ही 0 से पाई तक का निकालेंगे व्हाट विल हैपन बेटा? 0 हो जाएगा। तो ये दो चीजें तो आपको पूरे अल्टरनेटिंग करंट में हर जगह मिलेंगी, एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट। अच्छा ये बताए अल्टरनेटिंग करंट में हम कौन सा करंट पढ़ने जा रहे हैं? व्हाट टाइप ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, किस तरह का अल्टरनेटिंग? साइनोसाइडल। साइनोसॉइडल। ये वही वाला पैटर्न होगा जो एसएचएम में पढ़ा था आपने। ठीक है, यस सर। चलिए आगे देखिए। Yes, तो अब हम sir. निकालेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ साइन, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन। कहां से खाते हैं? 0 to 2 pi. ना 0 से 2 पाई में तो 0 हो गया ना, बिटवीन 0 to पाई, क्योंकि 0 से 2 पाई में क्या हो जाएगा 0। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे साइन थीटा y और ये थीटा हो गया, थीटा को ओमेगा टी लेंगे, तो बस ये वाला एरिया लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे पाई से। तो एवरेज वैल्यू अगर हम बात करें बेटा, एवरेज वैल्यू, एवरेज का तरीका ये होता है सिंपल एवरेज, दोनों तरफ एक क्रॉस बना के या फिर इसको y बार लिखा है, ये होता है एवरेज का सिंबल, एवरेज का। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करें, एरिया, एरिया का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ y इसके साथ x हो या थीटा हो अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा। कहां से कहां तक? 0 से पाई। कहां से कहां तक? 0 से पाई। ठीक है, अब y की वैल्यू रखो जरा, तो y की वैल्यू हो जाएगी sin थीटा d थीटा, इंटीग्रेट करो 0 से पाई और नीचे d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, तो थीटा का लिमिट रख देंगे 0 से पाई। sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos थीटा। Yes, sir. Cos theta. और ये हो गया 0 से पाई और नीचे क्या हो गया? पाई माइनस 0 पाई। वैल्यू रखो जरा, तो माइनस बाहर आ गया, पहले तो cos पाई आएगा माइनस cos 0 आएगा अपॉन पाई। हाउ मच यू आर गेटिंग? cos पाई की वैल्यू -1 और 0 की वैल्यू 1, तो आई विल गेट, नीचे पाई है 2/पाई। याद रखना ये वैल्यू हमेशा के लिए कि sin थीटा का जो एवरेज वैल्यू आता है 0 से 2 पाई के बीच में वो 0 आता है, और 0 से पाई के बीच में कितना आता है? 2/पाई। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। इसी तरह
कॉस थीटा का भी एवरेज, अगर आपके पास नोट करके लिख लेना, अगर आपको y इज इक्वल टू कॉस थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा का भी एवरेज निकालोगे कितना आएगा 2/पाई, कहां से कहां तक, बिटवीन 0 to पाई, क्योंकि 0 से 2 पाई तक का तो 0 आ रहा है। ठीक है, तो कहीं पे भी साइन थीटा के फॉर्म में कोई चीज उसका एवरेज वैल्यू 2/पाई आएगा। यस सर। अब Yes. आपका एक टारगेट हो गया। अब जैसे अगर आपको बोल दें, आगे चलो बेटा, Yes, sir. मान लो किसी सर्किट में, अब ये इसका इसका इस चैप्टर में क्या यूज है सर, इस चैप्टर में यूज है कि मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक सर्किट में कोई हमें रेजिस्टेंस दे रखा है, और यहाँ पे हमें एक सोर्स लगा दिया वोल्टेज का, और इसकी वैल्यू है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा, जिसको आप V इक्वल टू V नॉट साइन थीटा, थीटा भी ले सकते हैं क्योंकि साइन थीटा ओमेगा टी के बराबर है। ठीक, अब इसका एवरेज वैल्यू निकालना, एवरेज वैल्यू, तो आपको पता है इसका एवरेज वैल्यू कितना होगा, V नॉट साइन ओमेगा टी का एवरेज। अब देखो V नॉट तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एवरेज तो कांस्टेंट होगा भाई, अगर क्लास के हर बच्चे का नंबर 10 है तो क्लास का एवरेज कितना है, 10 है। 10. तो इसका मतलब जो एवरेज तो उसका बदलेगा ना जिसका क्वांटिटी वेरी हो रही है। तो अब इसको आप देखेंगे तो V नॉट तो बाहर आ गया, और एवरेज किसका निकाल लो तुम, साइन ओमेगा टी का। Sin omega और t. अभी आपने लिखा साइन ओमेगा टी का एवरेज का 2/पाई आया ना, साइन थीटा 2 by या ओमेगा pi. टी, तो Yes, ये बन sir. जाएगा 2/पाई V नॉट। याद रखना एवरेज वैल्यू की वैल्यू आती, दिस इज माय एवरेज वैल्यू। अगर इसी तरह करंट की बात करेगा तो V नॉट क्या है, V नॉट तो मेरा पास है मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, और 2/पाई आई नॉट ये हो गया, या V नॉट जो भी आई होगा तो करंट भी होगा तो वोल्टेज, ये क्या होगा एवरेज वैल्यू। ये चीजें हम आगे बहुत यूज करने वाले हैं। ठीक है, एवरेज हो गया, अब आरएमएस पे आते हैं, बहुत जल्दी आरएमएस देख लेते हैं, फॉरन आरएमएस। तो साइन थीटा की एवरेज वैल्यू कितनी होगी, 2/पाई, 0 से 2 पाई के बीच में 0। ठीक है बेटा, Yes, sir. एवरेज का फंडा समझ। अब आप देखिए आरएमएस वैल्यू कितनी है, आरएमएस वैल्यू निकालते कहते उल्टा निकालते, पहले क्या करेंगे स्क्वायर, Square. Yes, sir. फिर करेंगे मीन, Yes. मीन का तरीका पता है इंटीग्रेट के, और फिर Yes. उसके बाद रूट। Root. ठीक है चलो, तो अब जैसे हम कहते हैं साइन थीटा का आरएमएस निकालें, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर ऑफ साइन थीटा, जो साइन थीटा का आरएमएस आएगा वही कॉस थीटा का आएगा, याद रखना दोनों अलग नहीं होते, तो बोथ कम्स द सेम। सो ये हमारा हो गया वाई, और ये हो गया थीटा, और साइन थीटा अगर आप मैथ्स के बच्चे हो तो जानते हो इस तरह से। तो आरएमएस वैल्यू निकालनी हो अगर, तो सबसे पहला काम क्या है भाई, सबसे पहला काम बोलो स्क्वायर, Square करना. फिर Yes, उसका sir. दूसरा काम Mean. मीन के लिए क्या Mean. करते हैं आप, इंटीग्रेट करो इसको नीचे से Integration. और ऊपर, उसके बाद रूट। Root. Root करेंगे. तो जरा हम निकाल के देखते हैं इसको, लेट अस फाइंड द आरएमएस वैल्यू, 0 से 2 पाई तक की वैल्यू करते हैं, 0 से 2 पाई। अजान हो रही, जरा 2 मिनट वेट कर लेते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला काम शुरू करते हैं। तो साइन का y इक्वल टू साइन थीटा है। अभी साइन का निकालते हुए कॉस पे आएगा, तो सबसे पहले तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक। इसको फिर इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो 0 से पाई तक, और नीचे भी क्या कर दो 0 से 2 पाई, और फिर उसका रूट लेंगे। पहले हम ये करते हैं, तो पहले एक काम करते हैं, ऊपर वाले का निकालते हैं, नीचे वाले का तो बहुत आसान। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कर सकते हो तुम लोग आराम से, हो जाएगा। Yes, sir. साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख दूंगा, आई थिंक 1 माइनस 2 cos 2 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा। Yes, sir. cos I cos did. होगा 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड इनटू 3 थीटा। अब ये बन जाएगा थीटा अपॉन 2 इतना तो आता है ना आइडेंटिटी, cos 2 थीटा वाली आइडेंटिटी लगा दी। हाँ जी सर, Yes. ये ठीक है। है, तो ये बन जाएगा थीटा बाय 2 ये से मैं ऑडिबल बेटा? Yes, sir. yes, ठीक है, बीच sir. में कनेक्शन चला गया था। तो अब यहाँ से देख सकते हैं आप, ये इंटीग्रेशन तो आप जानते हो ना, मैं इसमें क्या टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये बन जाएगा cos थीटा का sin थीटा बाई 4। जल्दी से आप लोग कॉपी करके मुझे फौरन बताओ क्या आ रहा है इसके वैल्यू। इट विल बी sin 2 थीटा अपॉन 4, वैल्यू रख दी 0 से 2 पाई। तो ये बन जाएगा मेरे पास वैल्यू 2 पाई का पाई माइनस 0, बिकॉज, और इधर 0 बनेगा। Am I getting pi? Am I getting pi? Yes, sir. देखिए आप लोग इंटीग्रेट करिए साइन स्क्वायर थीटा को, यहाँ से यहाँ तक गया थीटा बाय 2, तो पाई मिल गया साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अब हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है। सो ऊपर आ गया ना साइन स्क्वायर थीटा, तो आरएमएस वैल्यू जो होगी वो होगा कितना, आरएमएस वैल्यू जो होगा अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, और नीचे क्या है बेटा 0 से 2 पाई कौन सा डी थीटा। तो ऊपर वाले का तो आंसर में निकाल चुका। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कितना है, सबसे पहले मैंने क्या किया, स्क्वायर, स्क्वायर के बाद मीन, मीन के बाद रूट लिया। तो ऊपर वाले का आ गया पाई, और नीचे कितना है मेरे पास 0 से 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, आई एम गेटिंग अंडर रूट 1 अपॉन 2। Yes, sir. इट मींस 1/√2। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है कि साइन थीटा का आरएमएस वैल्यू 1/√2 आता है। साइन थीटा का आरएमएस वैल्यू क्या आता है 1/√2। कैसा है सभी को दिखाता हूं। सबसे पहले स्क्वायर, सबसे पहला स्टेप क्या, स्क्वायर, फर्स्ट स्टेप इज स्क्वायर, Mean फिर उसके बाद मीन, मीन कैसे लेते हैं इंटीग्रेशन वाला, और फिर रूट। और फिर रूट। तो पहले मैंने साइन पे स्क्वायर किया, फिर उसका मीन लिया, फिर रूट लिया मैंने। साइन थीटा को पहले साइन स्क्वायर थीटा बनाया, Yes, sir. यही आया। ठीक है 1/√2। तो आरएमएस तो हमारे पास मीन वैल्यू कितने है 2/पाई, और रूट वैल्यू आरएमएस वैल्यू कितनी आएगी 1/√2। यहाँ पे एक चैप्टर का टॉपिक कंप्लीट होता है। आपसे अक्सर पूछेगा करंट देके बताओ इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी, इसकी पीक वैल्यू क्या होगी। तो हम आज समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरएमएस वैल्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज वैल्यू, कैसे निकालते हैं आरएमएस और एवरेज वैल्यू। Yes, sir. हो गया नोट। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं सिंपल एक बात आप समझिए। अगर हमें दे दे वोल्टेज जो दे रखा है, वोल्टेज हमें दे रखा है, फॉर एग्जांपल किसी भी पीसी सर्किट का V = V0 साइन, V0 क्या हो गया मैक्सिमम वैल्यू,
एक मान लेते हैं रेजिस्टेंस है, उस पर मैंने एक अल्टरनेटर लगाया, उस अल्टरनेटर का वोल्टेज साइनोसॉइडली बदल रहा है, मतलब चेंज तो हो रहा है, वो चेंज कैसे भी हो सकता है, लेकिन वहां पे जो साइनोसॉइडल के फॉर्म में है। तो अगर इसका एवरेज वैल्यू निकालें, एवरेज कितना आएगा, वी नॉट बाई पाई, 2/पाई वी नॉट है। और अगर आरएमएस वैल्यू निकालें जिसको हम पी आर 1/√2 यानी v/√2, याद रखिएगा हमेशा आरएमएस वैल्यू v0/√2, और इसको मैं भी एवरेज का होगा 2/पाई v0 और आरएमएस वैल्यू होगा v0/√2। ठीक है, आरएमएस वैल्यू जैसे Yes. क्वेश्चन में अगर हमने दे दे कि फॉर एग्जांपल वोल्टेज दे रखा 4 sin 2πt, ये आपके पास दे रखा। अब कह रहा है इस करंट का मैक्सिमम वैल्यू बताओ, वोल्टेज का मैक्सिमम बताओ, एवरेज बताओ, आरएमएस बताओ, टाइम पीरियड बताओ, जल्दी जल्दी बताए क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4 मैक्सिमम कितना, 4। ओके वेरी गुड, बस ये प्रैक्टिस के लिए कराओ वरना क्वेश्चन तो बहुत आसान है। और एवरेज कितना होगा, 2/पाई इंटू v0 यानी 8/पाई होगा। आरएमएस क्या होगा, आरएमएस होगा v0/√2 यानी 4/√2, सॉल्व कर लेंगे। और टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2π/ω। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओमेगा क्या है, 2π है क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ से अगर इसको कंपेयर Yes, sir, 2π है। साइन ओमेगा टी, तो ये वाला टर्म ओमेगा, तो ये क्या बन गया ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई गॉट ओमेगा की वैल्यू आ गई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 2π, तो ये हो गया 2π/2π 1 तो एक साइनोसॉइडली वैरिंग वोल्टेज से हमने मैक्सिमम वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और टाइम पीरियड भी निकाल दिया। ठीक है, ठीक है बेटा, Yes, sir. Yes, sir, हो गया। तो ये 4-5 चीजें अल्टरनेटिंग करंट अक्सर आपसे यूज करवाएंगे। ये आरएमएस वैल्यू क्या है। अब एक चीज और होती है, जब भी हम आपसे बोलते हैं ना, आप हमारे घरों में तो अल्टरनेटिंग करंट आता है, Yes, sir. अल्टरनेटिंग करंट आता है, और अल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज या करंट कांस्टेंट होता है क्या, नहीं होता, लेकिन आपसे बोलता है ना कि 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। Yes, sir. तो ये 220 वोल्ट क्या है, मैक्सिमम Average वैल्यू है value. कि नहीं, एवरेज वैल्यू नहीं होती, याद रखिएगा। जब भी किसी अल्टरनेटिंग करंट के लिए कोई वैल्यू बताई जाती है तो आरएमएस वैल्यू बताई जाती है। यस सर। Means आरएमएस Yes, वैल्यू, तो जो 220 वोल्ट की आप लिखना चाहो तो लिख लो, किसी भी अल्टरनेटिंग करंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो आरएमएस वैल्यू दी जाएगी, चाहे वो आरएमएस वोल्टेज दिया जाएगा, चाहे वो आरएमएस करंट दिया जाएगा। स्टैंडर्ड कन्वेंशन यही है, उसके पीछे लॉजिक होता है, लेकिन आप ये लिख लीजिए कि बिकॉज फॉर एनी अल्टरनेटिंग करंट अगर कोई सिंगल वैल्यू आपसे पूछे जाए, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता, हर मोमेंट पे करंट बढ़ रहा है, बदल रहा है, हर मोमेंट पे वोल्टेज बदल रहा है, उसका डायरेक्शन ही बदल रहा है। फाइन, Yes, sir. तो अगर कोई वैल्यू बताई जाएगी तो कौन सी, आरएमएस वैल्यू बताई। RMS value. सो जो घरों में लिखना चाहे तो लिखिए, तो घरों में जो 220 वोल्ट की सप्लाई होती है वो कौन सी होती है, आरएमएस वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू। ठीक, तो अगर इसका पीक वैल्यू पूछे तो क्या होगा, यहाँ से देख सकता हूँ मैं, 300. पीक वोल्टेज विल बी इक्वल टू √2 311, वेरी गुड। तो V0 की वैल्यू हो जाएगी क्या, √2 × 220, क्योंकि ये VR जो ये 220 वोल्ट है, ये आरएमएस वैल्यू है। तो अगर आपसे पूछे कि आपके घरों में जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज वो कितनी होती होगी अप्रोक्सीमेटली, 300. आप इसको सॉल्व करेंगे 1.4 × 220 तो 310 11 करीब आएगा। Yes, sir. तो ये हो गया आपके बारे में आरएमएस और पीक वैल्यू और एवरेज वैल्यू के बारे में। आगे बढ़े। यस सर। अब यहाँ से एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको बोलते हैं लीड और लैग। पहले इसका मतलब समझो, मैं आज आपके लेक्चर में आज आपको मैं सारे वो टर्म समझा रहा हूँ जो हम अल्टरनेटिंग करंट में बार बार यूज करेंगे। लीड और लैग आप पढ़ोगे कि बोलेगा वोल्टेज लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है, क्या मतलब है इसका।
अब देखो मिसाल के तौर पे हमने हेडिंग का मतलब समझो, लीड का मतलब आगे होना, लैग का मतलब पीछे होना। आप लोग बोलते हैं ना सर सब्जेक्ट लैग कर रहा है, ठीक है, लीड तो कभी नहीं करता, आप लोग लैग ही करता है। लीड करे तो जमाना नहीं हो गया। सर, लीड भी करता है। अच्छा, हम लोग जब छोटे Yes, क्लासेस sir. में करते थे 7-8 क्लास में, तो कभी कभी जोश में आ जाते थे, तो वो वाला चैप्टर भी पढ़ डालते थे जो क्लास में नहीं पढ़ा जाता था ना, और बिल्कुल हीरो हो जाते थे एकदम, है ना। और फिर क्लास में जब जाके बैठते थे तो टीचर पढ़ाता रहता था, हमको सब आता था, एकदम भोपाली में रहते थे। ऐसा हुआ क्या आपके साथ कभी? यस सर। है ना। लेकिन अब वो जमाना चला गया ना, अब तो हमेशा लैग ही रहता है, टीचर कुछ भी बताए समझ में नहीं आता लोग। नहीं सर, आता है। अच्छा, अब ये बताओ, ये जमाना है कब, कितना सौ साल हो गया कि टीचर कुछ क्लास में पढ़ाने वाला तुम पहले से उसको पढ़ के, ऐसा हुआ कभी? और उसके क्वेश्चन वगैरह Yes, सब? sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। मेरे साथ तो नहीं होता था भाई, सिर्फ 7-8 तक क्लास हुआ था, उस मैक्सिमम 9 तक हुआ, उसके बाद तो बस लैग ही लैग चला, लीड तो कभी हुआ ही नहीं। ठीक है चलिए, तो अब देखिए मैं कह रहा हूँ आई हैव गॉट अ ग्राफ ऑफ साइन थीटा। और देखिए साइन थीटा ग्राफ ऐसे कुछ, और इसी के साथ में कॉस थीटा ग्राफ है। ये ग्राफ समझ जाएगा तो लीड लैग का मतलब समझ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आपसे देखो कि किसी एक पर थीटा इज इक्वल टू 0 पे अगर हम चेक करें, तो थीटा इक्वल टू 0 पे साइन क्या है, 0 है, और सर जो कॉस है वो अपने मैक्सिमम। मैक्सिमम है। अच्छा, और जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है, तो उस केस में साइन अपने मैक्सिमम पे है और कॉस अपने 0 पे है। तो मिनिमम मैं पे। क्या ये बोल सकता हूं कि साइन थीटा कॉस थीटा के 90 डिग्री बाद वो वैल्यूज अचीव करेगा, मतलब जो वैल्यू कॉस ने अभी अचीव कर लिया, साइन थीटा वो 90 डिग्री बाद करेगा। यस सर। ठीक है, जैसे अगर थीटा इज इक्वल टू 0 पे हम बात करें, तो थीटा इज इक्वल टू 0 पे, तो साइन की क्या वैल्यू है, साइन 0 0 है, 0 और कॉस 0 क्या है, 1 है। 1 और जब थीटा 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री होने के बाद अब साइन 91 आएगा 1 आएगा। और कॉस 90 0 जाएगा। 0 मतलब आई कैन से कॉस थीटा वैल्यूज को 90 डिग्री पहले अचीव कर लेता है, यानी मतलब कि आज जो वैल्यू साइन थीटा ने अचीव की है, कॉस थीटा ने 90 डिग्री पहले ही अचीव कर ली थी, या फिर कॉस थीटा ने जो वैल्यू आज अचीव किया, अभी अचीव किया, साइन थीटा इस वैल्यू को 90 डिग्री बाद अचीव करेगा। यस सर, बोल सकते यही हैं। मतलब है, बोल सकते हैं, तो इसी को कहना है। ठीक है, तो आई कैन से कॉस थीटा जो होता है लीड्स हेलो सर। साइन थीटा बाय 90। सर यस बोलिए। सर कोस 90 जीरो नहीं लिखेंगे यहाँ पे? सॉरी सॉरी यार, थैंक यू, बस ये लिखने में गलती होगी। cos 90 तो 0 ही होता है, 1 कैसे होगा? और आप इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि साइन थीटा, ये कंसेप्ट समझ लो बेटा, क्या मतलब होता है लीड और यस लैग का। सर। साइन थीटा Sin लैग theta करता है, लैग का मतलब साइन पीछे थीटा जो चलता है। वैल्यू पीछे चलता है कॉस के, यानी कॉस ने वो वैल्यूज पहले अचीव कर लिए, साइन ने उस वैल्यू को बाद में अचीव करेगा। तो साइन थीटा लैग, ये मतलब होता है मैथमेटिक्स में लीड और लैग का। साइन थीटा लैग कॉस बाई 90 डिग्री। 90। अच्छा, यू नो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी भी होता है। यस सर। Yes, sir. ओके, अच्छा थीटा को मैं पाई बाई 90 डिग्री को पाई बाई 2 भी लिख सकता यस लिख सर। हूँ, और ओमेगा को मैं 2 पाई बाई टी भी लिख सकता हूँ इनटू टी। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ पाई से पाई कैंसिल, तो क्या टी की वैल्यू टी बाई 4 आ गया था? बोलो। ठीक, बोल सकता हूँ, इसका मतलब 90 डिग्री को क्या टी बाई 4 भी बोला जा सकता है? Yes, sir. थीटा Yes, इक्वल टू में, तो क्या मैं अगर टाइम के टर्म में बात करूं, तो क्या ये बोल सकता हूं कि कॉस थीटा टी बाई 4 से लीड करता है साइन थीटा को? ठीक है, टाइम पीरियड बताओ, साइन थीटा कॉस थीटा का टाइम पीरियड कितना होता है? क्या चीज? साइन थीटा कॉस थीटा का टाइम पीरियड कितना होता है? पीरियड, बेसिकली पीरियड कितनी देर बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है वो? 2 पाई के बाद। 2 पाई के बाद। फिर हाँ, तो पीरियड जो होता है कॉस थीटा साइन थीटा का जो टाइम पीरियड होता है, बेसिकली पीरियड, वो 2 पाई या फिर 360 डिग्री होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीड एंड लैग। कैसे चेक करेंगे लीड और लैग? टी इक्वल टू 0 करेंगे।
इज इक्वल टू 0 रख के चेक कर लेंगे कि कौन। कैसे चेक करेंगे बेटा, लिख लेना है, चेक बाई पुटिंग, आप उस इक्वेशन में t इक्वल टू 0 रख दो, जो वैल्यू ज्यादा है वो लीड कर रहा है, जो वैल्यू कम है वो क्या कर दिया, लैग कर गया। बोलो भैया सही जवाब है। Yes, sir. बस Yes. बहुत आसान है, लीड और लैग समझ लेना। चलो एक एक क्वेश्चन करा, तुम बताओ कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, कितने एंगल से लीड और लैग कर रहा है। दें? यस सर। Yes, sir. अगर मैंने बोल दिया मान लो करंट 1 है, वो दे रहा है 2 sin 4πt, और करंट 2 जो है वो है -2 sin 4πt। तो कितने एंगल से ये कौन सा लीड कर रहा है कौन सा लैग कर रहा है, कौन सा लीड कर रहा है कौन सा लैग, और कितने एंगल से लीड और लैग कर रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, तो दोनों को साइन में कन्वर्ट करो जरा। अगर मैं ग्राफ बना के देखो बेटा, तो इसमें t इक्वल टू 0 रख के देखूंगा, तो t इक्वल टू 0 पे तो दोनों 0 है, यस सर, Yes, सर sir. दोनों की बात है। लेकिन Yes, sir. एक को जब मैं टाइम बढ़ाऊंगा तो ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा एक नीचे। और दूसरा नीचे की तरफ जाएगा। अब जरा पहचान के बताओ कितने का फर्क है, कितने का, इस ग्राफ इन दोनों ग्राफ को मैच करोगे कितने एंगल का। अब देखो जरा, ये ग्राफ नीचे जो है यहां से जाना शुरू कर रहा है, -π/2। -π/2 रहा है। अगर मैं I1 I2 पे एक ही बनाऊं, तो ये बताओ क्या I2 जो ग्राफ हो रहा है वो यहां शुरू कर रहा है क्या, Yes, sir. Yes, sir. I2 ग्राफ यहां से शुरू कर रहा है क्या, Yes, sir. तो पाई। Pi. हाँ, अरे तो पाई. इसका मतलब कितने का गैप है सर, पाई का गैप, Pi. पाई का गैप है। कौन आगे है, सर कौन आगे है, I1. I2 I1 आगे है कि I2 आगे है, I2 वाला आगे है। I2 आगे है ना मेरे भाई, क्योंकि I2 ने देखो I1 वाला ग्राफ पाई डिग्री के बाद नीचे जाएगा, ठीक है, पहले ग्राफ से समझो। I1 वाला ग्राफ पाई डिग्री यानी 180 डिग्री के बाद नीचे जाएगा, और I2 शुरू ही नीचे से कर रहा है, तो कहना इससे दैट यहाँ पे I2 लीड, और तुम ये भी तो देखो यार I2 वाला आगे से बन रहा है, Yes, sir. तो I2 लीड I1 बाई Pi. पाई से बन रहा है, ठीक है। इसका ये तो हो गया सर ग्राफिकल मेथड। अब जरा बिना ग्राफ के देखते हैं एनालिटिकल मेथड कैसे हो सकता है। तो I1 की वैल्यू मैंने लिखी 2 sin 4π। अच्छा तुम्हें ये पता है क्या, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ऐसा होता है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे इस माइनस को इंकॉर्पोरेट करने के लिए क्या मैं I2 को साइन पाई प्लस 4π लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। Yes, sir. Am I right? तो अब देखो I1 I2 एक ही फॉर्म में आ गए बिना पाई प्लस माइनस के, और I2 में यहाँ पे पाई का टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है ना, यानी I2 जो पाई प्लस समथिंग है, और I1 क्या है 4π2। तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं इसको और इसको, तो यहां से क्या दिख रहा है, कौन कौन आगे है, I2 या I1? I2. I2। यहां से भी क्या दिख गया हमको कि I2 जो है आगे है किससे, I1 से बाई कितना डिग्री, पाई, ठीक है। एक तो ग्राफिकल मेथड से समझना है, दूसरा किससे समझ में आ गया, मैथमेटिकल इक्वेशन से। चलिए एक और दें लीड और लैग का, Yes. ये वाला गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए
अगर हम ये बोलने मान लो वोल्टेज जो दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है मेरे पास फॉर एग्जांपल 4 cos पाई टी, और करंट दे रखा है मेरे पास, कुछ भी करंट है, मान लो 2 sin पाई। अब क्वेश्चन क्या रहा है, कौन किसको लीड कर रहा है, करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है या वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है, और कर रहा है तो कितने एंगल से लीड कर रहा है, कितने डिग्री से। इसका ग्राफ पहले बनेगा, इसका ग्राफ बाद में बनेगा, इक्वल टू 0 से चेक करो। तो π/2 एंगल से बुद्धि ध्यान ढक्कन है नहीं मेरा बटुआ संभाल के ऐसे सामने है तो क्यों ढक्कन ही था मारा तो पूरा लगे हुए जाली जैसे के सर पाई एंगल से। पाई तो एंगल से π/2 कौन लीड कर, पाई से कौन, करंट। π/2 से नहीं, करंट लीड कर रहा है। करंट यस सर। साइन वाला। अच्छा, तो π/2 एंगल से पक्का करंट करंट लीड कर रहा है। ओहो, अरे भाई तुम ये देखो साइन 90 प्लस थीटा को क्या लिख सकते हो, माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या लिखो, cos थीटा। कॉस थीटा। कॉस थीटा, ठीक है लिख सकते हो। तो मैं Yes. कॉस थीटा को देखो, तो पहले इक्वेशन को देखो, तो b को लिख सकता हूँ, कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 यानी π/2 प्लस π2। थीटा मतलब ये जो टर्म है, थीटा मतलब ये जो टर्म है, थीटा है मेरा π2, और i क्या है मेरे पास 2 sin π2। तो देखो साइन साइन दोनों कॉमन हो गया, Yes, साइन यहाँ sir. भी साइन यहाँ में, किसमें एंगल ज्यादा है, v में कि i में, वोल्टेज में। वोल्टेज में। तो यहाँ से वोल्टेज। तुम्हें साफ साफ नहीं दिख रहा है कि वोल्टेज जो है लीड कर रहा है, वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है, V लीड I by how much, π/2 by By pi 2. by 2। अच्छा सर ये तो इक्वेशन हो गया, ग्राफ से सारा समझाइए, ग्राफ से देखिए, ग्राफ बनाओ वोल्टेज का, वोल्टेज का ग्राफ कॉस के साथ, तो कॉस वाला ग्राफ यहाँ शुरू होता है क्या, ठीक है वोल्टेज का ग्राफ होगा। अगर मैं इसी पे साइन का ग्राफ बना लेता तो साइन का ग्राफ क्या होगा, यहाँ शुरू होगा। तो t इक्वल टू 0 पे किसकी वैल्यू ज्यादा है, वोल्टेज की, इसका मतलब वोल्टेज लीड कर, वोल्टेज की। t इक्वल टू किसी भी पॉइंट पे t, मैंने बोला चेक करने के लिए t इक्वल टू 0 पे चेक करें, तो t इक्वल टू 0 पे वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा है, मतलब वोल्टेज ने लीड कर रखा है कितने से, 90 डिग्री से। फाइन, यस सर। चलो एक और दें और फिर क्लास और। यस सर। यस सर। ये लीड अगर आपने इतना समझ लिया तो समझ अल्टरनेटिंग करंट बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आरएमएस और एसी कैसे निकालते हैं और लीड और लैग का क्या मतलब है। मान लो वोल्टेज किसी सर्किट का दे रखा है तुम्हें 4 sin ओमेगा t प्लस π/2, और करंट दे रखा है तुमको 2 sin और या cos लेते हैं, cos ओमेगा t प्लस π/2। कह रहा है कि कौन किसको लीड कर रहा है, कितने एंगल से लीड कर रहा है, कितने, वोल्टेज लीड कर रहा है सर, वोल्टेज लीड कर रहा है। इसको वोल्टेज लीड कर रहा है किसको, करंट पहले से बेटा दोनों को साइन बनाना पड़ेगा, या तो दोनों को साइन बनाओ या दोनों को कॉस बनाओ, तभी तो डिसाइड करोगे, या तो ग्राफ बनाओ, पहला तरीका तो ग्राफ बना दो। अगर ग्राफ बनाने में आसानी नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, दोनों को सेम टर्म में, सेम ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करो, या दोनों को साइन बनाए या तो दोनों को कॉस बनाइए। यस सर।
ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, आई नो दैट साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा को मैं साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो चलो साइन को साइन रहने दो, कॉस को साइन बना दो, वोल्टेज को तो ऐसे ही रहने दो। ओमेगा टी प्लस फाइव। अब जब करंट को लिखूंगा बेटा तो 2 cos थीटा को मैं क्या cos 90 प्लस थीटा लिख सकता हूँ। Yes, cos sir. थीटा कैन आल्सो बी रिटन एज, Sin. देखिए sin 90 प्लस थीटा, इसको मैं लिखूंगा sin 90 प्लस जो कुछ यहाँ दिया हुआ है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, एम आई राइट? ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास 2 sin पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 पाई प्लस ओमेगा टी। अब इन इसको मैं क्या मान लूं, फेज 1, इसको phi 1 मान लेता हूं, और इसको क्या मान लेता हूं, इसका फेज 2। तो कौन ज्यादा दिख रहा है तुमको यार, ये phi 2 ज्यादा दिख रहा है, phi 2 ज्यादा दिख रहा है क्या, क्योंकि देखो ओमेगा टी तो ओमेगा टी दोनों में आ गया, एक में पाई एक बाई पाई बाय 4 है, तो हम लिखेंगे क्या phi 2, अगर डिफरेंस दोनों का निकालें तो ओमेगा टी प्लस पाई माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4, ओमेगा टी यानी हो जाए 3 पाई बाय 4। तो यहां से मुझे पता चला कि करंट लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा, आई लीड वोल्टेज पाई पाई बाय। चलिए समझ में आया क्या बेटा? यस सर। तो दोनों पे या तो साइन में कर लो या दोनों कॉस में कर लो, या फिर ग्राफ, ग्राफ वाला मेथड हर बार नहीं बन सकता, ये वाला मेथड हर बार बन सकता है। यहाँ नोट करिए, इंशाल्लाह कल की क्लास में कोशिश करेंगे जितना ज्यादा हो सके अल्टरनेटिव करने की। यस सर। ये इसको नोट करिए कल की क्लास में। यस सर, हो गया। ठीक हो गया, सभी का हो गया। यस सर। अगली क्लास किसकी है, शारिक सर की है, आगे कैसे केमिस्ट्री की है। ठीक है सर। हिमांशु सर। Yes, sir. यहाँ पे नहीं है। Sir, अभी नहीं आया sir. ओके ठीक है, लेट मी मेक एनीवन ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड इवनिंग। यस सर। Yes, sir. गुड इवनिंग सर।